नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो परिवहन से संबंधित क्वेश्चन हैं भारत के और राजस्थान के, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसमें जो 41 नंबर क्वेश्चन है, ये है भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों मतलब जो बंदरगाह होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो देखते हैं इसका आंसर। आज़ादी के बाद कांडला जो कच्छ गुजरात में जो पत्तन है वो विकसित हुआ था। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है। तो सबसे पहले ये पत्तन क्या होता है? बंदरगाह होता है, जो एक ज्वारीय पत्तन है। ये ज्वार के निर्माण से ये इस पत्तन बना था, तो ये ज्वारीय पत्तन कहलाता है। यह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों के काम आता है। यहाँ से ये राज्य क्या करते हैं? सामान का निर्यात करते हैं और आयात करते हैं। मुंबई पत्तन जो है ये प्राकृतिक रूप से खुले हुए विस्तृत एवं सुचारू पोताश्रय हैं। पोताश्रय मतलब बंदरगाह। तो ये प्राकृतिक रूप से खुले हुए हैं। न्यू मंगलोर पत्तन जो है कर्नाटक का, ये कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क को निर्यात करता है। यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कोच्चि पत्तन जो है ये लेगुन मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। तो ये भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है और मुंबई वाला भी प्राकृतिक है। मारमगवा पत्तन जो गोवा में है, यहाँ भी लौह अयस्क के निर्यात के प्रमुख साधन उपलब्ध हैं। तो यहाँ लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तुतीकोरन पत्तन जो तमिलनाडु में है, यहाँ श्रीलंका, मालदीव व भारत के बीच व्यापारों में इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। चेन्नई प्राचीनतम और विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, ये दोनों देश के सर्वश्रेष्ठ पत्तन माने जाते हैं। तो चेन्नई पुराना है और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ पत्तन माने जाते हैं। हल्दिया पत्तन जो है ये कोयला व तेल कंटेनर की सुविधा प्रदान करता है। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन के बारे में आप क्या समझते हैं? तो ये परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं। इलाहाबाद नैनी के बीच 1911 ईस्वी में विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया था। तो सबसे पहले विश्व की प्रथम डाक सेवा कब आई? 1911 को। इलाहाबाद और नैनी के बीच ये सुचारू रूप से इसने कार्य करना शुरू किया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1953 में किया गया था। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है ये पहाड़ी इलाकों में तेल गैस की आपूर्ति करता है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध करवाती है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये 4 महानगर जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगरों में ये अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्यरत है। मुंबई में ये सांता क्रूज हवाई अड्डे के रूप में, दिल्ली में ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रूप में, चेन्नई में ये मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट के रूप में, कोलकाता में ये सुभाष चंद्र बोस दमदम हवाई अड्डे के रूप में कार्यरत है। राजस्थान में सांगानेर जो जयपुर में स्थित है हवाई अड्डा, ये प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा माना जाता है। और राजस्थान में 2 टर्मिनल हवाई अड्डे हैं, रातानाडा जोधपुर और डबोक उदयपुर, ये मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे माने जाते हैं। और किशनगढ़ अजमेर का जो हवाई अड्डा है वो अभी निर्माणाधीन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संचार सेवाओं की विकास प्रक्रिया हमें बतानी है कि जो संचार सेवा है उसके बारे में हमें बताना है। तो कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी प्रथम श्रेणी की डाक मानी जाती थी। इंटरनेट की शुरुआत होती है 1969 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में ईमेल की शुरुआत होती है और टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल के द्वारा किया गया था। इसमें एसटीडी, आईएसडी सेवाओं के
आने से दूसरे देशों में बात करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज का युग मोबाइल का युग माना जाता है। भारत के राजमार्ग परिवहन पर हमें प्रकाश डालना है। यह 44 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय आधारभूत संरचना के दो भाग ढांचागत परिवहन, ढांचागत जो है इसमें परिवहन विद्युत संचार आते हैं, और सामाजिक में आते हैं मानव संसाधन। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है ये 4 महानगरों से 6 लेन के रूप में 2 गलियारे यहाँ से निकाले गए हैं। उत्तर दक्षिण जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका उद्देश्य क्या है? महानगरों के मध्य की जो दूरी है उसको न्यूनतम करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण CPWD के अधिकार क्षेत्र में है, और राज्य का यहाँ आर हो जाएगा, फिर वो राज्य लोक निर्माण विकास आ जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री सड़क योजना। ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 की आबादी के गांवों को 2003 तक और 500 से 1000 की आबादी वाले गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी होने से सड़कों को वहाँ तक जोड़ा जा रहा है। फिर राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? NH3 जो धौलपुर से होकर गुजरता है, ये सिर्फ धौलपुर में 3 किलोमीटर ही आता है। NH8 जो है ये सबसे व्यस्त राजमार्ग माना जाता है राजस्थान में। यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग भी माना जाता है। यह दिल्ली मुंबई तक जाता है। इसमें राजस्थान से कौन कौन से जिले से ये गुजरता है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर। यहाँ 685 किलोमीटर ये राजस्थान से गुजरता है। NH11 जो है ये सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो आगरा बीकानेर से होकर गुजरता है। यहाँ से कौन कौन से? भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, सीकर, यहाँ से ये गुजरता है। NH12 जो है ये जयपुर जोधपुर। NH12 जो है ये जयपुर भोपाल के बीच से गुजरता है। इसमें राजस्थान के टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिले आते हैं। NH14 जो है ये ब्यावर कांडला से होकर गुजरता है। इसमें पाली, सिरोही, आबू क्षेत्र आते हैं, और ये 875 किलोमीटर राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान रोड विजन 2025। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन के आधार पर भारत व राजस्थान का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो इसमें हम देखते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। मानव स्वयं एक संसाधन है और जनसंख्या के आधारित तत्व है। जनसंख्या जो है वो तो एक आधारित तत्व है, और मानव जो है वो एक संसाधन है। भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 ईस्वी को हुई थी, मगर व्यवस्थित रूप से जो 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना शुरू हुई थी वो हुई थी 1881 ईस्वी से। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, उसके बाद भारत की। वहीं राजस्थान का भारत देश में 8वां स्थान जनसंख्या की दृष्टि से आता है। उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, यहाँ 17% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का 17.3% भाग है, वहीं राजस्थान का भारत में 5.6% भाग है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और ये 2.4% है। वहीं राजस्थान का
जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वृद्धि दर जो राजस्थान में रही है सबसे अधिक बाड़मेर की रही है 32.55% और गंगानगर की सबसे कम रही है 10.06%। घनत्व सबसे अधिक और न्यूनतम घनत्व यहाँ दिया गया है। सबसे अधिक घनत्व भारत में बिहार का है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे न्यूनतम घनत्व भारत में किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें भारत की दृष्टि से तो जयपुर में सबसे अधिक 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और सबसे कम जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। साक्षरता की बात करें तो भारत में केरल में सबसे अधिक साक्षरता है 93.91% और बिहार में जो है वो सबसे कम साक्षरता है, वहाँ है 63.82%। तो सबसे अधिक केरल में, सबसे कम बिहार में साक्षरता। वहीं राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में सबसे अधिक कोटा में है 77.48%, वहीं जालौर में सबसे कम है 55.68%। लिंगानुपात की बात करें, ये होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है वो लिंगानुपात होता है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है 1084, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो यहाँ महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक है। और सबसे कम बात करें तो वो हरियाणा की है, वहाँ 877 का लिंगानुपात है कि 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं। और सबसे कम की बात करें तो वो धौलपुर में है, 1000 पुरुषों पर 845 महिलाएं। आगे देखें, राजस्थान की जनसंख्या जो है वो 10% जयपुर में, कुल जनसंख्या का जो 10% है वो तो जयपुर में निवास करता है और कुल संख्या का 1% जो है वो जैसलमेर में निवास करता है। यही क्या है, यही लिंगानुपात भी ऐसा ही है कि सबसे ज़्यादा जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में। 24 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य बेटियों को शिक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर बनाना है। सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता अगर पुरुषों में बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिले में है और जो न्यूनतम है पुरुष साक्षरता वो है प्रतापगढ़ जिले की। महिलाओं की बात करें तो सर्वाधिक महिलाएं कोटा जिले में साक्षर हैं और सर्वाधिक कम जो महिलाएं साक्षर हैं वो हैं जालौर जिले में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह इस्पात उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें प्रस्तुत करनी है। तो ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसकी स्थापना लौह इस्पात उद्योग की स्थापना बाराकर आयरन वर्क्स जो कुल्टी वेस्ट बंगाल में है उसके नाम से ये की गई थी, परंतु इसकी वास्तविक शुरुआत 1907 ईस्वी को साक्षी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से हुई थी। जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में 1909 ईस्वी को आसनसोल के निकट भारतीय लौह इस्पात कंपनी हीरापुर नाम से ये खोला गया था। 1936 ईस्वी में कुल्टी व हीरापुर को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो पश्चिमी बंगाल में है उसमें मिला लिया गया था। इसको मतलब इसका क्या नाम है, इसको 1937 ईस्वी को स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब सेल ये बंगाल बरनपुर की स्थापना की गई थी। 1953 ईस्वी को इसको भी मिला लिया गया था। तो इसको में किन किन को मिला है, 1936 में कुल्टी हीरापुर और 1937 में बरनपुर को मिला लिया गया था।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश कंपनी के सहयोग से या ब्रिटिशों के सहयोग से दुर्गापुर, जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, वहाँ लौह उद्योग की स्थापना हुई। फिर जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में, ये कहाँ है, उड़ीसा में, यहाँ स्थापना हुई। और रूस के सहयोग से भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में कारखाना है, उसकी स्थापना की गई थी। तीसरी योजना में बोकारो, जो झारखंड में कारखाना है, उसकी स्थापना की गई थी, जो एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग माना जाता है। इसमें गुणात्मक वृद्धि के लिए 1973 ईस्वी को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल की स्थापना की गई थी, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य ये करता है। इसमें विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश में है, सेलम तमिलनाडु तथा विजयनगर कर्नाटक, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग पर एक सारगर्भित टिप्पणी हमें प्रस्तुत करनी है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो ढाका की मलमल प्रसिद्ध है, मछलीपट्टनम का छेंट प्रसिद्ध है, कालीकट केलिको के लिए प्रसिद्ध है, बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा ये सुनहरी जरी के लिए प्रसिद्ध स्थल माने जाते हैं। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना इसका सूती वस्त्र उद्योग का 1818 ईस्वी को फोर्ट ग्लास्टर, जो कलकत्ता में है, वहाँ स्थापित किया गया था, खोला गया था, जो प्रयास असफल रहा था। आज़ादी के बाद में इस उद्योग में 12 गुना वृद्धि हमें देखने को मिलती है। आज़ादी के समय 147 मिलें स्थापित हो चुकी थी। यह उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का 14% प्रदान करता है। इसका स्थायीकरण कपास उत्पादक क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ है। आगे देखें, महाराष्ट्र का उत्पादन में प्रथम स्थान माना जाता है किसके, सूती वस्त्र के। तो महाराष्ट्र अकेला 39% सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। यहाँ 112 मिलों में, यहाँ 112 मिलें हैं, जिनमें सर्वाधिक मिलें मुंबई में निर्मित है। मुंबई में 54 मिलें सूती वस्त्र उद्योगों की कार्यरत है। पोपलिन मलमल यहाँ का प्रमुख वस्त्र माना जाता है। गुजरात में देश के 35% सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। गुजरात में 135 मिलें हैं और सर्वाधिक अहमदाबाद में 67 मिलें कार्यरत हैं। यहाँ कपास पोषण के उद्योग विकसित हैं। तमिलनाडु जो है, यहाँ देश का 6% सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। यहाँ 205 मिलों में से सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में स्थित है। तो ये भारत की दृष्टि से है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देश का 4% सूती वस्त्र उत्पादित किया जाता है। मध्य प्रदेश का भारत से राजस्थान से अधिक है 5%, मध्य प्रदेश का 5% और राजस्थान का इसमें भाग है 4%। राजस्थान में ये कहाँ कहाँ होती हैं, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सूती वस्त्र मिले हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, प्रतापगढ़ और गंगानगर में ये मिलें कार्यरत हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।